What's up everyone, welcome back to the channel। और आज स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं। प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लिया करो कितने पार्ट्स ऑलरेडी आ गए हैं और कितना कितना आपने करना है। प्लेलिस्ट लाइन वाइज प्रिपेयर करी जा रही है, तो उसी को फॉलो करो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स की। चलिए लेट्स बिगिन। अब गाइज आज की वीडियो शुरू करते हैं और स्टार्टिंग विद स्टैटिस्टिकल टूल्स। लास्ट पार्ट में मैंने आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने कोपाई याद करा था। कोपाई याद है? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। इनको हम स्टेजेस भी बोल देते हैं कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5। ये इसी मैनर में चलते हैं, आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले डेटा कलेक्ट होगा, फिर ऑर्गेनाइज होगा, फिर प्रेजेंट होगा, फिर उसका एनालिसिस करा जाएगा और लास्ट में उसको इंटरप्रिटेशन करा जाएगा, बताया जाएगा कि इससे क्या रिजल्ट्स आए हैं। तो अब इनको कलेक्शन करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ टूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये टूल्स पे हमारे पास पूरे पूरे चैप्टर्स हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी बस शॉर्ट में मैंने इनका नाम लिखा है और आप बेसिक यहाँ से इनको लर्न करेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में भी आएंगी चीजें और आगे आगे पूरे चैप्टर आपको इनके कवर करने। तो कलेक्शन करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, या तो होता है सेंसस मेथड या होता है सैंपल मेथड। सेंसस का मतलब क्या होता है कि हम लोग पूरे के पूरे अल्टीमेटली पूरी यूनिवर्स को, अब यूनिवर्स का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये भी समझ लो कि सपोज मुझे आपकी क्लास का डेटा कलेक्ट करना है, योर क्लास, और आपकी क्लास में देयर आर 100 स्टूडेंट्स, तो मेरे लिए यूनिवर्स हो गया वो 100 स्टूडेंट्स। तो जिस भी पर्टिकुलर जगह का हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, प्लेस का डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसमें टोटल जितने भी नंबर ऑफ पीपल होते हैं उसको हम यूनिवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं पूरे यूनिवर्स को एक एक करके सारा कंप्लीटली चेक कर रहा हूँ, हर किसी को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो वो होता है सेंसस। या फिर मैंने एवरेज बेसिस पे 10 बच्चों का कोई डेटा लिया और उनको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया पूरे क्लास का, उसके बेसिस पे पूरी क्लास का डेटा लिख दिया, तो उसको बोलता हूँ सैंपल। डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम इसको। ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या टूल्स हैं आपने ये पहले पढ़े हुए हैं। टेली मार्क्स होते हैं, वो लगाते हो ना 1 2 3 4 5, ये टेली मार्क्स होते हैं। एरे होता है, ये हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये दो टूल्स यूज होते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए टेबल यूज होते हैं, ग्राफ होते हैं, डायग्राम होते हैं, आपको पता है सारा। एनालाइज करते हैं हम परसेंटेज के थ्रू कि कितना बढ़िया परसेंटेज है या खराब है, एवरेजेस के थ्रू या कोरिलेशन, इसके भी पूरे पूरे चैप्टर्स हैं। और इंटरप्रेट करने के लिए, दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेजेस, अलग अलग वैल्यूज के बीच में, तो मैग्नीट्यूड यूज कर लो, एवरेजेस यूज कर लो। ये सब टूल्स हैं जो बेसिक आपको लर्न करके निकलने हैं, दैट्स ऑल। इसके बाद आता है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स का स्कोप क्या है? तो स्कोप में हमारे पास 3 टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, नेचर, सब्जेक्ट मैटर और लिमिटेशंस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचर की। नेचर का मतलब क्या हुआ कि स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है, आर्ट है, क्या है? तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। ये साइंस भी है और आर्ट भी है। क्यों ये साइंस भी है और आर्ट भी है? क्योंकि इसमें दोनों के फीचर्स आते हैं। साइंस के फीचर्स कैसे आते हैं? क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स में भी फॉलो करी जाती हैं। और आर्ट क्या होता है कि हर किसी की अपनी अपनी क्रिएटिविटी, अलग अलग प्रैक्टिस, जो जितनी प्रैक्टिस करता जाता है स्टैटिस्टिक्स की, उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग होता चला जाता है स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स में। उसी तरीके से उनकी अलग अलग क्रिएटिविटी, कोई कहीं पे कोई स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करेगा, उसी जगह पे कोई दूसरा इंसान अलग टूल यूज़ करेगा। तो स्टैटिस्टिक्स को एग्जैक्ट साइंस तो नहीं बोल सकते, कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं साइंस का और आर्ट का। तो ध्यान रखना, कहीं पे भी नेचर पूछा जाए तो स्टैटिस्टिक्स इज कंसिडर्ड टू बी अ साइंस एज वेल एज आर्ट। इसके बाद आता है सब्जेक्ट मेथड। काफी बोरिंग सा टॉपिक होता है सब्जेक्ट मेथड, इसमें कुछ नहीं है। 2 तरीके के सब्जेक्ट मैटर, यानी कि 2 तरीके की स्टैटिस्टिक्स हो सकती है। एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव क्या है? डिस्क्रिप्टिव बेसिकली ये सब मेथड्स हैं। अगर मैं बात करूं कि स्टैट्स के वो सब मेथड्स जो यूज करे जाते हैं डेटा में, जैसे कि ये कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इस पूरे को मैं बोलूंगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। यानी अगर आप स्टैट्स को डिफाइन कर रहे हो इनकी टर्म्स में तो आप क्या बोलोगे? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर आप स्टैट्स को डिफाइन कर रहे हो कि वो सभी टेक्निक्स, या फिर इस तरीके से कह दो कि जहां पे कॉन्क्लूजन्स लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल, जैसे कि सपोज मैंने कहा कि आप मुझे एक स्कूल में 100 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में,
क्लास 12th में 100 स्टूडेंट्स हैं, इन सब के मैथ्स के एवरेज मार्क्स बता दो, मैथ्स के मार्क्स बता दो। तो मैं 100 को एक एक के एवरेज नहीं निकाल रहा, मैंने क्या करा, मैंने 10 स्टूडेंट्स का डेटा निकाल लिया कि हाईएस्ट भी ले लिए, लोएस्ट भी ले लिए, और फिर मिडल वाले भी 5-6 बच्चे ले लिए, और उनके बेस पे 10 बच्चों के बेस पे एवरेज बना के कह दिया कि क्लास 12th का एवरेज ये है। तो मैंने बेसिकली क्या करा है, कंक्लूजन ड्रॉ करा है ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल। सैंपल कितने स्टूडेंट्स का लिया, 10 स्टूडेंट्स का, और रिजल्ट कितने का बताया, पूरे 100 स्टूडेंट्स का। तो अगर आप किसी सैंपल के बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन के बारे में या पूरे यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स पॉपुलेशन एक ही बात होती है, दोनों सेम वर्ड है, ठीक है, तो पूरे यूनिवर्स या पूरी पॉपुलेशन के बारे में आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बात समझे? यानी अगर बहुत सारे ये मेथड्स यूज कर रहा हूं, सबका डिटेल में स्टडी कर रहा हूं तो डिस्क्रिप्टिव, और एक सैंपल के बेसिस पे पूरी यूनिवर्स को डिफाइन कर रहा हूं तो फिर वो इन्फ्रेंशियल। करेक्ट। इसके बाद आता है लिमिटेशंस। क्या क्या लिमिटेशंस आते हैं स्टैट्स में? अब देखो कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला लिमिटेशंस क्या है, इसमें हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशन में तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैप्पी भी होते हैं, सैड भी होते हैं, कुछ लॉयल होते हैं, कुछ लॉयल नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें भी बिजनेस में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है, या फिर इन सारी चीज़ों का भी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत मेजर इम्पैक्ट है। बट स्टैटिस्टिक्स बोलता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ किसको मेजर करेंगे, नंबर्स को, ठीक है। स्टैट्स बोलता है हम लोग सिर्फ क्या कंसिडर करेंगे, न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो ये कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी में तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अगर वो नंबर्स में है तो स्टैट्स मेजर कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। दूसरा, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ये चीज़ तो आपको मैंने बिल्कुल शुरू में ही बता दी, पहले ही लेक्चर में, जो इसका पहला लेक्चर आपने देखा होगा, कि स्टैटिस्टिक्स में हम एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल डेटा को हम स्टैट्स मानते ही नहीं है। समझ रहे हो कि जैसे हमने कह दिया कि एक टीचर की सैलरी 50,000 रुपीज़ है, तो हम कहेंगे कि दिस इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। आप कंपेयर करो ना, कंपैरिजन दिखाओ। लेकिन क्या वो 50,000 की सैलरी कहीं ना कहीं उसकी रियल लाइफ में बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट डालती है? बिल्कुल डालती है। स्टैट्स बोलता है नहीं, हमारे को इससे मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए, एग्रीगेट। हमें तो इसका एक 8-10 टीचर्स की सैलरी लाओ, कंपेयर करेंगे तो हम बताएंगे कि अच्छी है या बुरी है, ठीक है। तीसरा आता है होमोजेनिटी ऑफ डेटा इज एसेंशियल। अब स्टैटिस्टिक्स में होमोजीनियस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सैलरी है तो सबकी सैलरी रुपीज़ में होनी ज़रूरी है, या अगर कोई यूनिट्स देख रहे हैं तो सारा का सारा केजी में, अगर कोई चीज़ केजी वाली है तो केजी से ही कंपेयर होगा, लीटर वाली है तो लीटर से ही कंपेयर होगा। होमोजीनिटी का मतलब क्या होता है, सेम। तो यूनिट्स का सेम होना ज़रूरी होता है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। उसके बाद होता है इट कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ कौन यूज़ कर सकता है, एक्सपर्ट्स। आप पढ़ोगे आगे, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जो मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। मीन मीडियन मोड तो आपने पहले भी पढ़े हैं, लेकिन आपने मीन मीडियन मोड का सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करा, एग्जाम में फॉर्मूला लिखा है, वहाँ मार्क्स भी आ गए और आप आगे 11th में भी आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मीन मीडियन मोड का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। जैसे आप लोगों ने तो स्टैट्स पढ़ी है, मैं आपको कहूँ कि हमारी क्लास का मीन 50 मार्क्स है, क्लास का मीन 50 मार्क्स है, तो एक आम आदमी समझ नहीं सकता कि मीन क्या है। आप समझ जाओगे कि मीन का मतलब एवरेज है। तो हमारी क्लास में एक एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, 50 आए हैं। आप क्यों समझ गए, क्योंकि आपके पास स्टैट्स की नॉलेज है, आप एक्सपर्ट हो। यही बोलना चाह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ कौन यूज कर सकता है, ओनली बाय एक्सपर्ट। वैसे एक्सपर्ट नहीं हो तुम, अभी आए हो 11th में, चलो कोई बात नहीं, मजाक चलता है। तो स्टैट्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। उसके बाद विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है रेफरेंस के बिना रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, आओ डिस्कस करें। देखो हम दो कंपनीज के बारे में बात करते हैं, एक ले लेता हूं मैं कंपनी ए और एक ले लेता हूं मैं कंपनी बी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। पहले साल में इसने कमाया 1000, फिर 2000, फिर 3000। इसने पहले साल में कमाया 3000, फिर 2000, फिर 1000, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी बेटर है, ए बेटर है या बी बेटर है? आप कहोगे ए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ए तो हर साल ग्रो कर रही है, पहले साल 1000, फिर 2000, फिर 3000। जबकि ये बेकार है, क्योंकि ये तो गिर ही रही है, इसका परफॉर्मेंस तो खराब हो रहा है, ये इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर स्टैट्स को देखा जाए तो स्टैट्स क्या करेगा, एवरेज निकालेगा दोनों का। एवरेज कैसे निकलेगा, 3 + 2 = 16, तो 6000/3। स्टैट्स कहेगा कि ये 2000 पर ईयर अर्न करती है, ऐसे ही ये भी 6000/3 यानी कि 2000 पर ईयर ये भी अर्न करती है। स्टैट्स बोलेगा ये बराबर है, स्टैट्स के हिसाब से दोनों
बराबर है कि एवरेज बेसिस पे कितना पैसा कमा रहे हैं 2000। तो जब तक मैं ये रेफरेंस नहीं दूंगा, ये रेफरेंस जब तक आपको नहीं दूंगा, तो आप क्या कहोगे कि रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं। अगर मैं आपको ये ना बताता, ये मैं ना बताता और मैं आपको बोलता कि दो कंपनीज हैं 2000 रुपये पर ईयर के हिसाब से अर्न करती है, कौन सी बेटर है, तो आप नहीं बता सकते कौन सी बेटर है। तो रेफरेंस तो चाहिए, विदाउट रेफरेंस स्टैटिस्टिक्स में रिजल्ट्स रॉन्ग हो सकते हैं। तो ये थे हमारे लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो भी देखते हैं और करते हैं चैप्टर को खत्म। तो अब बात करते हैं गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब कि क्या रोल स्टैटिस्टिक्स प्ले करती है हमारी इकोनॉमी में, क्यों जरूरी होता है स्टैटिस्टिक्स और क्या नीड पड़ी सब्जेक्ट की, क्यों बना ये सब्जेक्ट, इतना हमारे पे बोझ क्यों डाला गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूरी होगा इसमें। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स होती हैं, हम देखते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो है हमारे यहाँ पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब पॉपुलेशन से ही आया है। तो अब हम कैसे मेजर करें पॉपुलेशन को, इसको मेजर करने का एक ही तरीका है, क्वांटिटीज में लिख दो। स्टैटिस्टिक्स का काम ही ये है, स्टैटिस्टिक्स एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स हो, तो सभी प्रॉब्लम्स को स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटी में एक्सप्रेस करता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद सिर्फ एक्सप्रेस करना सफिशिएंट नहीं है, स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम इसमें इंटरसेक्टोरल, सेक्टोरल का मतलब क्या होता है, सेक्टर वाइज, एज वेल एज इंटरटेम्पोरल, इंटरटेम्पोरल का मतलब होता है टाइम वाइज, कि हम लोग इसमें बहुत सारे कंपैरिजंस कर सकते हैं कि सेक्टर वाइज देख लो कि अर्बन में ज़्यादा पॉवर्टी है या रूरल में ज़्यादा पॉवर्टी है, अर्बन में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है या रूरल एरियाज में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, और वो कितने टाइम से है, 2010 में कितना था, 15 में कितना हुआ, 20 में कितना हो गया। तो टाइम वाइज जब देखेंगे तो इंटरटेम्पोरल, और जब आप सेक्टर वाइज देखोगे तो इंटर सेक्टोरल। दिस इज द बेसिक थिंग जो स्टैटिस्टिक्स में जरूरी है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम शुरू से ही कंपैरिजन करते हैं, तो ये भी स्टैटिस्टिक्स की मदद से होता है। इसके बाद इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग, हमें किसी भी चीज़ के बारे में ट्रेंड देखना हो, जैसे कि आपको लग रहा है कि 2015, 16, 17, फिर 18, फिर 19 की आप देख रहे हो कि जो प्राइजेज हैं वो हर साल बढ़ ही रहे हैं, इनफैक्ट इसके पहले से भी बढ़ रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि प्राइस बढ़ ही रहा है किसी कमोडिटी का, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हम देख के बता सकते हैं कि 2020 में भी इसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई श्योरिटी नहीं है कि प्राइस कम होगा। देखो बढ़ना की भी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन हम इन स्टैट्स की मदद से, इस डेटा की मदद से एक ट्रेंड तो पता लगा ही सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग का, या आप तो 11th में हो, 12th में क्या होता है ना कि बोर्ड्स में हम लोग क्या करते हैं कि पिछले 10 साल के पेपर देख लिए, 15 साल के पेपर देख लिए, तो हम लोग को एक ट्रेंड पता चल जाता है कि कहाँ से बोर्ड में पूछा जाता है। सब टीचर्स का यही एक आइडिया होता है, एक एस्टिमेट्स होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, जिसके बेसिस पे हम लोग फाइनलाइज करते हैं कि इकोनॉमिक्स में किस तरीके से फॉरकास्ट करा जाए। फॉरकास्ट का मतलब यहाँ पे भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट चेक करते हैं कि प्राइजेस क्या चल रहे हैं, डिमांड क्या चल रहा है, सप्लाई क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे फॉरकास्टिंग करते हैं, फ्यूचर के बारे में बताते हैं। और लास्ट क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। आप देखते हो बड़ी बड़ी पॉलिसीज बनाई जाती है, हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, हमारा जितने भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं वो पॉलिसीज बनाते हैं, वो सारी पॉलिसीज किस बेसिस पे बनाते हैं, सब स्टैट्स के बेसिस पे बनाते हैं। चेक करते हैं कि क्या अच्छा चला, क्या खराब चला, अगर अच्छा चला तो उसको कंटिन्यू करते हैं, खराब चला तो उसको चेंज करते हैं। तो वो सब देख पाना भी पॉसिबल है सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की वजह से। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्टैट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अपने आप में इसकी काफ़ी नीड होती है इकोनॉमी को। चैप्टर नंबर 1 इज ओवर। छोटी छोटी टर्म्स जिसके अंदर कुछ बच जाती हैं वो 1 वर्ड की टर्म्स हैं, उसको हम लोग अगर देखा जाए तो कौन कौन सी टर्म्स है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले कंज्यूमर कौन है, कंजम्पशन क्या होता है। कंज्यूमर क्या होता है, सबसे पहले जो कंजम्पशन करता है वो कंज्यूमर है। और कंजम्पशन क्या होता है, किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करना, यूज़ करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। ऐसे ही प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है चीज़ों को वो प्रोड्यूसर होता है। और प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोसेस होता है ट्रांसफ़र करना इनपुट से आउटपुट में किसी भी चीज़ को, उसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। उसके बाद सेविंग क्या होता है, सेविंग बेसिकली इनकम माइनस कंजम्पशन। आपने जो पैसा कमाया उसमें से जो कंज्यूम कर लिया वो माइनस कर दो तो आपके पास सेविंग आ जाती है। या फिर इसको ये भी बोल सकते हो दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड, इनकम का वो पार्ट जो कंज्यूम नहीं हुआ। ये बेसिक छोटी छोटी कुछ टर्म्स थी जो इसमें यूज़ होती हैं और यही हमारा चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के बारे में और आगे बढ़ाएंगे अपने स्टैटिस्टिक्स के सफ़र को। थैंक यू सो मच।